नमस्कार गाइस, वेलकम ऑन योर सबका बायोलॉजिस्ट चैनल। आज हम स्टडी करेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में, जो कि क्लास 10th का है, बायोलॉजी का चैप्टर। जैसा कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं, यह वीडियो अपलोड हो चुकी है लाइफ प्रोसेस का पार्ट 1, जिसमें मैंने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यह वीडियो लाइफ प्रोसेस के ऊपर सेकंड वीडियो होगी। इसमें हम रेस्पायरेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं डेंटिनेशन के बारे में। दांत 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है इंसीजर, सेकंड कैनाइन, थर्ड इज प्रीमोलर एंड फोर्थ इज मोलर। एक ह्यूमन एडल्ट में 32 टीथ्स होते हैं। यह एक जॉ है और इसमें कुछ सॉकेट्स हैं जिसके अंदर टीथ फिट होते हैं, जैसा कि आप ये स्लाइड में भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ एक जॉ में 8 दांत आते हैं, 8 टीथ आते हैं, और दोनों तरफ मिला के 16 हुए, और दो जॉ के मिला के 32 टीथ हुए। इंसीजर बहुत ही फास्ट हेल्प करते हैं ईट करने में फूड को, इसलिए इसको कटिंग टीथ भी कहते हैं। कैनाइन टीथ अपोजिट साइड में रहते हैं इंसीजर के। प्रीमोलर को नट क्रैकर और क्रैकिंग टीथ भी कहते हैं। जब खाना खाते हैं तब फूड को ग्राइंड करते हैं मोलर टीथ के मदद से, इसलिए मोलर को ग्राइंडिंग टीथ भी कहते हैं। डेंटल फॉर्मूला ये रहा 2 1 2 3/2 1 2 3। इंसीजर जो होते हैं वो 2 होते हैं जॉ के 1 साइड में, और कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। ऐसे ही 1 जॉ में 16 टीथ हुए दोनों तरफ के मिला के, और 2 जॉ में 32 टीथ हुए। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। बोर्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो देखते हैं। जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वह ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होता है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। स्लाइड में देखिए, नंबर 1, टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनाएरोबिक रेस्पायरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड नंबर, एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। मतलब कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है उसका एंड प्रोडक्ट जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और एनाएरोबिक रेस्पायरेशन का एंड प्रोडक्ट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पायरेशन इज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 3, इन एरोबिक रेस्पायरेशन मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन है इसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि जो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन है उसमें लेस एनर्जी रिलीज़ होती है, मतलब कि कम एनर्जी रिलीज़ होती है, लेस एनर्जी इज़ रिलीज्ड। नंबर 4 है
एरोबिक रेस्पायरेशन में टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कि जो एरोबिक रेस्पायरेशन है वह साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पायरेशन खाली साइटोप्लाज्म में होता है, टेक्स प्लेस इन ओनली इन साइटोप्लाज्म। अब नंबर 5 पे आते हैं। जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पायरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन एनाएरोबिक रेस्पायरेशन। नंबर 6 पे आते हैं। जो एरोबिक रेस्पायरेशन होता है वह बहुत से ऑर्गेनिज्म में होता है। इट ऑक्यूर्स इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, जबकि जो एनाएरोबिक रेस्पायरेशन होता है वह कुछ निश्चित बैक्टीरिया में, ईस्ट में और सर्टेन टिश्यू ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म में। मतलब कि जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी निश्चित टिश्यूज़ में होता है, जैसे कि मानव। जब ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तब मसल सेल रेस्पायर करते हैं एनएरोबिकली कुछ समय के लिए। एनएरोबिक respiration occurs in certain bacteria, yeasts, and certain tissues of higher organisms. Example, in humans during vigorous exercise when the demand for oxygen is more than the supply. Muscle cell respire anaerobically for some time. अब आते हैं 7 नंबर की तरफ। एरोबिक रेस्पायरेशन में 7 नंबर पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन होती है जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर पायरुवेट से CO2, H2O और एनर्जी निकलती है। अब आते हैं एनाएरोबिक रेस्पायरेशन पे। इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये ईस्ट में जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और फिर पायरुवेट से इथेनॉल प्लस H2O प्लस एनर्जी बाहर निकलती है। और मसल सेल में ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में फिर कन्वर्ट होता है, फिर पायरुवेट से लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बाहर निकलती है। अब आते हैं सम कॉमन फीचर्स ऑफ रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स पे। इसका फर्स्ट पार्ट है लार्ज सरफेस एरिया। लार्ज सरफेस एरिया इसलिए होता है क्योंकि जो डिफ्यूज़न है वो ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा हो रेस्पायरेटरी गैसेस का। लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्रेटर रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस। जो सेकंड नंबर है वो है थिन परमिएबल वॉल। ये इसलिए होता है क्योंकि डिफ्यूज़न जो है वो इजी हो सके और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी। थिन परमिएबल वॉल टू इंश्योर इजी डिफ्यूज़न एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। थर्ड इज एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स है वो ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई करती है ब्लड वेसल के साथ फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बहुत ही जल्दी ट्रांसपोर्ट करने के लिए गैसेस को। थर्ड इज एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई। रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब आते हैं गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में। प्लांट्स में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होता है। प्रोसेस है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का जो डायरेक्शन होता है वो डिपेंड करता है फर्स्ट इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे और सेकंड रिक्वायरमेंट
ऑफ द प्लांट के रिक्वायरमेंट पे। जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस को ऑक्सीजन की नीड होती है, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स डे के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पायरेशन के समय में जो रहती है बाहर, उसको यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, और फिर ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, जो कि एक मेजर एक्टिविटी है डे के समय की। और नाइट के समय में खाली रेस्पायरेशन करते हैं प्लांट, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड केवल रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है, जो कि मेजर एक्टिविटी है नाइट के समय की। क्या आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो रात के समय में ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पायर करते समय? वो रेस्पायरेशन करते हैं जब, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए प्लांट के पास सोने के लिए रात को, प्लांट के नीचे सोने के लिए रात को इसलिए मना किया जाता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उस समय ज़्यादा हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि ह्यूमंस भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं ताकि घुटन महसूस ना हो, इसलिए रात को पेड़ के सोने के लिए मना किया जाता है। नाइट टाइम ओनली रेस्पायरेशन टेक प्लेस, देयरफॉर ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड विच इज अ मेजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द नाइट। अब आते हैं गैसियस एक्सचेंज इन एनिमल्स। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल मतलब क्षेत्रीय एनिमल्स। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वे ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। सेकंड है एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब कि जो पानी में रहते हैं वे ऑक्सीजन लेते हैं जो पानी में डिसॉल्व होता है। आपको पता है पानी का फॉर्मूला होता है H2O। ऑक्सीजन कंटेंट इज़ लो इन वाटर। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसलिए दे ब्रीथ फास्टर, वे बहुत तेज़ से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। अब आते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम पर। इसमें होता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई। कार्टिलेज की रिंग्स प्रेजेंट होती हैं थ्रोट में। थ्रोट मतलब कंठ, इसलिए कि ट्रैकिया जो कि एयर पैसेज होता है कोलैप्स ना हो जब एयर कम होती है उसमें। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट इन द throat ensure that the trachea does not collapse when there is less air in it. अब आते हैं लंग्स पर। ये थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। लंग्स फर्स्ट इज इट इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity एंड सेकंड इज दे आर स्पॉन्जी। ये स्पॉन्जी होते हैं। इलास्टिक बैग कंसिस्टिंग ऑफ ब्रोंकी, जो इनके ब्रोंकी होती है वो एक इलास्टिक बैग की तरह होती है। ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वोलाई। जैसा कि आप ये स्लाइड में देख रहे हैं, ये ह्यूमन का रेस्पायरेटरी सिस्टम है। ह्यूमन के रेस्पायरेटरी सिस्टम में नोज, माउथ, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल, ट्री और ब्रोंकाई
लंग्स, डायफ्रागम आदि आते हैं। जो एल्वोलाई होती है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मदद करती है। एल्वोलाई का मेन फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। रेस्पायरेशन के लिए एयर हमारी बॉडी में नोस्ट्रिल के द्वारा जाती है, जो कि नोज़ में प्रेजेंट होता है। नेसल पैसेज में छोटे छोटे हेयर होते हैं और म्यूकस होते हैं। जब एयर पास होती है नेसल पैसेज से, तब डस्ट पार्टिकल और अदर इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं, जिसके वजह से क्लियर एयर लंग्स में जाती है। ट्रेकिया एक तरीके का ट्यूब है जिसको कॉमनली विंड पाइप कहते हैं। नोस्ट्रिल से जो एयर आती है ब्रीथिंग के समय पास होती है ट्रेकिया से। ट्रेकिया के अपर एंड पे वॉइस बॉक्स होता है जिसको लारिंक्स कहते हैं। ट्रेकिया रन करता है डाउन द नेक और डिवाइड करता है दो स्मॉलर ट्यूब्स में, जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। अपने लोअर एंड पे एट इट्स लोअर एंड दो ब्रोंकाई कनेक्टेड होते हैं दो लंग्स से। लंग्स लाई करता है चेस्ट कैविटी में और थोरेसिक कैविटी में, जो कि सेपरेटेड होते हैं एब्डोमिनल कैविटी से मस्कुलर पार्टीशन के द्वारा, जिसको डायफ्रागम कहते हैं। लंग्स कवर्ड होता है दो थिन मेम्ब्रेन्स के द्वारा, जिसको प्लूरा कहते हैं। लंग्स इनक्लोज होते हैं, बंद होते हैं रिब केज में, जो कि बोन से बनी होती है, जिसको रिब्स कहते हैं। एल्वोलाई एक पाउच लाइक एयर सैक होता है एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूल के एंड्स पर, जिसको एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई की वॉल बहुत ही थिन होती है। थिन मतलब पतली और सराउंडेड होती है थिन ब्लड कैपिलरीज के द्वारा। एल्वोलाई का फंक्शन गैसेस का एक्सचेंज करना होता है। एवरेज ब्रीथिंग रेट एडल्ट मैन में रेस्ट के समय अबाउट 15 to 18 टाइम्स पर मिनट होता है। जितना ज़्यादा ब्रीथिंग सप्लाई होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी सेल्स तक पहुँचेगा ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि ज़रूरी है फिज़िकल एक्सरसाइज को करने के लिए। अब आते हैं रेस्पायरेशन ओक्योर इन टू फेज। जो रेस्पायरेशन होता है वो दो फेज़ में होता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल में ब्रीथिंग, जो कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है, विच इज़ द मैकेनिकल प्रोसेस। सेकेंड इज़ इंटरनल, जो कि एक सेलुलर रेस्पायरेशन है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के मैकेनिज्म
इसमें फर्स्ट है इनहेलेशन और सेकंड है एक्सहेलेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इट इंक्लूड्स फर्स्ट इज इनहेलेशन एंड सेकंड इज एक्सहेलेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफ्यूजन के जरिए अपनी गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं उसमें अगर बॉडी एनिमल्स की बड़ी है, अगर बॉडी का साइज लार्ज है, तब केवल डिफ्यूज़न ही, खाली डिफ्यूजन इनफ नहीं है। As the body size is large, diffusion alone is not enough. Second is respiratory pigments also required, मतलब कि रेस्पायरेटरी पिगमेंट्स की भी ज़रूरत होता है। थर्ड इज रेस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज हीमोग्लोबिन। जो रेस्पायरेटरी पिगमेंट जो है वो हीमोग्लोबिन है ह्यूमन बींग्स में, जो कि प्रेजेंट होता है रेड ब्लड कार्पक्सल्स में। थर्ड इज रेस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बींग्स इज हीमोग्लोबिन विच इज प्रेजेंट इन आरबीसी रेड ब्लड कार्पक्सल्स। फोर्थ इज इट हैज़ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। इसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए। फिफ्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्यूबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा सॉल्यूबल है वाटर में ऑक्सीजन से। जो वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा सॉल्यूबल है ऑक्सीजन से, इसलिए यह डिसॉल्व हो जाता है ब्लड में और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो इट गेट्स डिसॉल्व्स इन ब्लड एंड इज थस ट्रांसपोर्टेड। अब आते हैं 6 पॉइंट पे, जो कि है ट्रांसपोर्टेशन। प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है बॉडी के एक पार्ट से ऑर्गेनिज्म के द्वारा और कैरी किया जाता है बॉडी के दूसरे पार्ट तक। ट्रांसपोर्ट इज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी of an organism is carried to other parts of its body. यह लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट था जिसमें हमने बात करी रेस्पायरेशन टॉपिक के बारे में। मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा।